लेसन नंबर 1, सिमिलैरिटी। अब बच्चों को एक कंफ्यूजन ये होता है कि सिमिलैरिटी रिलेशन होता क्या है, मीन सिमिलर क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना है कि सिमिलैरिटी होता क्या है। तो सिमिलैरिटी अगर देखे तो नाम में ही उसका मीनिंग छुपा होता है, सिमिलर। देखो, देखने में सिमिलर दिखना चाहिए। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो एग्जैक्टली जैसे ये वैल्यू अगर 2 है तो ये वैल्यू कम ज्यादा हुई, 4 हुई तो चलता है, पर ये दोनों सिमिलर दिखते हैं। मीन्स ये एक कोऑर्डिनेटरल है और ये एक कोऑर्डिनेटरल है। ये वैल्यू में अगर डिफरेंस है, ये अगर 3 है और 6 है तो चलता है। पर कोई अगर ऐसा बोले कि जैसा ये एक ट्रायंगल है, मीन्स ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल है, ये सिमिलर होते हैं क्या? तो नहीं, ये सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि दिखने में ही अलग अलग है। ये सेम दिखते हैं, हमको पता है ये भी स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, कुछ प्रोपोर्शन सेम निकलेंगे। या ये डायग्राम ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल डायग्राम है, मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। पर वैल्यूज में फर्क हो सकता है, एक रेशियो निकलता है वैल्यूज का। जैसे इसका एक रेशियो रहेगा इस वैल्यू के साथ में, मान लो ये 1:2 हुआ, तो सभी साइड का रेशियो 1:2 ही रहेगा। इस तरह से जब डायग्राम आती है तो इस डायग्राम्स को हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं जो एग्जैक्ट सेम होते हैं, जिसका एरिया भी सेम आता है। जैसे ये दोनों ट्रायंगल सेम है, मीन्स दिखने में सेम है, पूरा वैल्यूज भी सेम है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और अभी हमारे पास 10th में जो आता है वो सिमिलर आता है, तो हम सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल जो है इस तरह से शो करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का सिंबल ये होता है। अब हम इसके साथ में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने 6-7 से पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो किसी भी ट्रायंगल में जब हम कोई ट्रायंगल की वैल्यू लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में इसको हम बेस समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री आता है, तो ये बेस, सॉरी, ये बेस रहेगा और ये हाइट होता है जो 90 डिग्री में आती है हमेशा। तो ये इस तरह से, और हर ट्रायंगल में ये शो होता है कि 90 डिग्री कहाँ पर आती है। अब ट्रायंगल के हिसाब से बदलता है, तो इसका ट्रायंगल होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसा प्रॉपर्टी 1। अब प्रॉपर्टी 1 कैसा है कि मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको एक ट्रायंगल लेना है एबीसी, कोई भी दो ट्रायंगल की बात कर रहा है एबीसी, ये हमने बेस बोल दिया, और एक ट्रायंगल लिया हमने पीक्यूआर, इस तरह से लिया, और इन दो ट्रायंगल में बात कर रहे हैं और ये दोनों सेम नहीं है, ओके, यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और ये है कि दोनों ट्रायंगल है और इसका एक बेस 1 है, इसका एक हाइट 1 है, और इसका एक बेस 2 हो गया, इसकी एक वैल्यू, और ये हो गई हाइट 2, ये एक वैल्यू हो गई। तो जब ऐसा मानते कि जैसा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बनाना है, और जिसमें हमको पता है कि दोनों में कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं हाफ इंटू बेस 1 इंटू बेस हाइट 1, और हाफ इंटू लिखते बेस 2 इंटू हाइट 2। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है, तो आंसर मिलता है हमको b1 इंटू h1, और यहाँ मिलता b2 इंटू h2। ये होता है बेस 1 हाइट 1 बेस 2 हाइट 2। ये पहली प्रॉपर्टी जब हमारे पास में बेस और हाइट कोई भी इक्वल नहीं है। पर प्रॉपर्टी 2 ऐसी है कि जहां पर अगर हमको पता है कि b1 और b2 सेम है, मींस बेस सेम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको लिखना है एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको लिखना है पीक्यूआर, तो हम लिखेंगे, अब हाफ तो कैंसिल हो गए, तो b1 इंटू h1, और यहाँ लिखेंगे b2 इंटू h2। तो जब b1 और b2 सेम है तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आता है h1 अपॉन h2। जब बेस सेम होता है किसी भी ट्रायंगल में, तो उसका एरिया का रेशो जो आता है वो h1 और h2 आता है। उसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में ऐसी है कि अगर हाइट अगर सेम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और इसके साथ में लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो हमारा आंसर मिलना चाहिए b1 इंटू h1, पर यहाँ मिलेगा b2 इंटू h2। पर यहाँ पता है कि h1 और h2 मीन्स दोनों की हाइट सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर मिलेगा b1 अपॉन b2। इस तरह से हम उसका आंसर लिखेंगे। जब ट्रायंगल में कुछ भी सेम नहीं है तो आंसर मिलता है b1 h1 b2 h2, और जब बेस सेम है तो हाइट लिखते हैं आंसर, और जब हाइट सेम है तो बेस लिखते हैं आंसर। प्रैक्टिस सेट 1.1। अब ये प्रैक्टिस सेट 1.1 में कुछ प्रॉब्लम है।
जो हमें सॉल्व करना है। और उन्होंने सेंटेंस दिया है। सेंटेंस कैसा दिया, पहले प्रॉब्लम पढ़ते। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ऐसा उन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 9, ये वैल्यू है 9, बेस दिया है 9 और हाइट दिया है इसकी 5। ये हमको एच की वैल्यू दिया है 5। ये पहला उन्होंने ऐसा वैल्यू दिया है हमको एक ट्राइंगल में। दूसरा उन्होंने बोला है बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, एक दूसरा ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल और है जिसमें बेस की वैल्यू दिया है हमको B2 लेते हम। ये B2 की वैल्यू दिया है 10 और उसकी हाइट दिया हमको एंड हाइट इज 6, इसकी हाइट हमको दिया है 6। तो ये हम ले लेंगे H2। ये दूसरा ट्राइंगल है इसीलिए हम इसकी वैल्यू लेंगे H2। ये पहला ट्राइंगल है H1 लेंगे। और इस फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, हमको इसका एरिया निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हैं लेट, अगर हमने इसमें वैल्यूज लिखे B1 की वैल्यू है 9, H1 की वैल्यू है 5, ये पहला जो हमको गिवन दिया है, और B2 की वैल्यू हमको दिया है 10 और H2 की वैल्यू दिया है 6। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 लेना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 लेना है, क्योंकि हमको नाम नहीं है इसलिए हम इसको लेंगे, तो हाफ ऑफ कैंसिल हो जाते हैं, हाफ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमको लिखना है B1 इंटू H1 और यहाँ लिखना है B2 इंटू H2। अब इसमें दोनों में कोई सेम नहीं है तो हम सिर्फ वैल्यू पुटअप करेंगे 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6। और इसमें अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 3 से डिवाइड होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो जब इसका आंसर लिखना है रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये हम रेशियो लिखेंगे 3:4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक डायग्राम दिया है और डायग्राम किस तरह से दिया है ये पहले हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। तो डायग्राम जो दिया हुआ है पहले डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद में ही उसका आंसर बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम नहीं समझी तो आंसर बनाने में गड़बड़ हो जाती है हमारी। तो ये ए दिया है, यहाँ ये बी दिया है, यहाँ 90 डिग्री दिया है, यहाँ 90 डिग्री दिया है, साथ में हमको सी और डी ऐसे दो नाम दिए हुए हैं। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन हमें क्या दिया है, गिवन हमें दिया है जो क्वेश्चन में वैल्यूज होती है, ये BC इज परपेंडिकुलर टू AD, मींस BC जो है ये AD पर परपेंडिकुलर, मींस ये 90 डिग्री यहाँ पर आता है, परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री। सेकंड दिया है AD इज परपेंडिकुलर टू, दिया है हमको AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ऐसा लिख कर दिया है। तो ये AD जो है ये परपेंडिकुलर है AB पर, मींस ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इस तरह से हमको दिया हुआ है। और साथ में कुछ वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज है हमारे पास में BC इक्वल टू 4 एंड वैल्यू दी हुई है हमको AD इक्वल टू 8, इस तरह से वैल्यू दी है। तो हर प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की, क्योंकि ज्योमेट्री पहले बच्चों को हार्ड लगता है। हमको वैल्यू निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमको ADB, ADB। तो पहले ये समझ लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है और ADB क्या है। तो ये ABC है, ABC जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं वो ट्रायंगल की बात चल रही है। तो इस ट्रायंगल को अगर देखें तो ये A से लेकर ये जो B है ये बेस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बेस मींस AB, इसके ऊपर ABC की बात चल रही है इसलिए, और इसी का हाइट लिखेंगे जो है BC, तो इसका हाइट लिख दे बेस हाइट, हाफ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऐसा भी कैंसिल होता है। दूसरा ADB, ADB की बात चल रही है जिसको मैंने शेडेड नहीं किया, इसका भी बेस आता है AD, तो यहाँ पर आ जाएगा AD ये बेस और इसकी हाइट आ जाएंगी AD। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेस आर इक्वल, बेसिस आर इक्वल, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये AB कैंसिल हो गया, यहाँ BC की वैल्यू है 4 और यहाँ AD की वैल्यू है 8। अब ये डिवाइड हो जाता है 4 1 जा 4 2 जा, तो इसका आंसर बनेगा 1/2 और रेशियो में लिखना है तो इसका आंसर मिलेगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम पहले समझ लो कि डायग्राम हम लोग कैसा दिया हुआ है, क्योंकि जब तक हमको प्रॉब्लम समझेगा नहीं तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होती है, डायग्राम जिस समय समझ जाती है तो हमें प्रॉब्लम समझ जाता है कि किस तरह से वो सॉल्व होता है। तो यहाँ दिया है R, ये दिया है Q और यहाँ नाम दिया है P, इस तरह से दिया है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर फिर से बनाया उन्होंने, यहाँ पर T नाम दिया। तो देखो इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया है और इस गिवन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है ये पहले लिखते हैं। ये गिवन दिया है सेगमेंट, सेगमेंट P S इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट, ये दिया हुआ है हमें RQ एंड
क्वेश्चन में दिया है सेगमेंट QT, सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू, हमें दिया हुआ है सेगमेंट PR, और साथ में हमको दिया है कि RQ की वैल्यू जो है ये 6 है, और PS की वैल्यू जो है वो भी 6 है, और उसके बाद में दिया है PR की वैल्यू है 12, ऐसा उन्होंने दिया है, और हमको बोला है QT फाइंड करो। हमें इसमें आंसर निकालना है QT का, मीन्स ये QT वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो पहले तो हम समझ लेते कि ये PQ, RS और PR क्या है। तो देखो PQ, ये PQ जो है ये P से लेकर ये Q की वैल्यू यहाँ तक दी हुई है हमको, सॉरी RQ की वैल्यू है 6, तो ये वैल्यू दी है 6 RQ की, और PS मीन्स ये PS की वैल्यू दिया है हमको 6, ये भी 6 है, और PR मीन्स ये P से लेकर ये जो पूरा R है ये दिया हुआ है 12, ये पूरी वैल्यू हमको 12 दी है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि सबसे पहले यहाँ दो जगह 90 डिग्री आया है, ये एक है 90 डिग्री और ये एक है 90 डिग्री। तो अगर समझो ये एक ट्रायंगल अलग होगा PQR, अगर हम ये देखते हैं तो ये ट्रायंगल इस तरह से है, मैं थोड़ा अलग बना के दिखाता हूँ, P, ये Q और ये R, इसमें ये 90 डिग्री यहाँ से ये बना हुआ है और यहाँ T नाम है, और हमको पता है इसका आंसर 12 है, और इसका आंसर हमको दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमको आंसर दिया है यहाँ पर 6, इस तरह से दिया हुआ है। ओके, और QT निकालना है, तो ये वैल्यू हमको, सॉरी इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क इसके लिए। दूसरी बात, एक और ट्रायंगल दिया उन्होंने, इसी को लेते हैं PQR को, और इसके साथ में हम ये जो है ये हमको हाइट दिया हुआ है, ये मैंने इस तरह से क्यों दिखाया आपको, क्योंकि हमको ये समझना है कि इसका एरिया अगर फाइंड करना है तो बेस हाइट हमको पता चलना चाहिए, इसलिए ये पता करना हमको बहुत जरूरी है। देखो जब हम इसी एंगल का एरिया लेंगे, इसी ट्रायंगल का PQR का, तो एक बार बेस बनेगी ये QR, PR और हाइट बनेगी QT, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब दोनों का एरिया तो सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दोनों सेम रहेगा, इसका भी एरिया सेम रहेगा, इसका भी एरिया सेम रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दोनों नाम सेम है, तो इसका अगर एरिया लिखना है तो ये बनेगा हाफ इंटू, यहां लेंगे हम PR, ये बेस हो गया हमारा, और इसके लिए हाइट हो गई हमारी QT, जो वैल्यू हमको निकालना है, और इसका एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू PQR, इसके लिए बेस बनेगा हमारा ये, मींस RQ, ये हमारा बेस बनेगा, और हाइट जो बनेगी वो बनेगी P, और ये S जो हमारे पास में 90 डिग्री ये दिया है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन बच्चों को होता है, PS ये दिया है। देखो दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ पर है और 90 डिग्री यहाँ पर है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसीलिए इसका जो हाइट होता है ये बाहर निकलता है, पर ट्रायंगल यही रहता है, और इसका हाइट यहाँ से लेते जो 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, तो ये हमारी हाइट हुई, ये हमारा बेस हुआ इस ट्रायंगल के लिए, और इस ट्रायंगल के लिए ये हमारा बेस हुआ, और ये हमारी हाइट हुई, ये हमने यहाँ लिख लिया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, PR की वैल्यू हमारे पास में है 12 इंटू QT, और ये RQ की वैल्यू है 6, और ये भी वैल्यू हमारे पास में है PS की, ये भी 6 है। अब QT वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन ये हो जाएगा 12, तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे 12 3 जा, तो QT का आंसर हमको मिलता है 3, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक डायग्राम फिर से दिया है, ये पैरेलल लाइंस के लिए डायग्राम दिया है, और इसीलिए इसको थोड़ा सा समझ लेना। पैरेलल लाइंस उन्होंने क्या बोला है कि ये जो दिया है इस तरह से, ये एक हमको इस तरह से दिया हुआ है, और साथ में ये लाइन यहाँ ऐसा ज्वाइन किया उन्होंने, और नाम दिया D, ये दिया A, B, C और D, और उन्होंने बोला यहाँ से ये लाइन जो है P, ये P यहाँ नाम दिया। अब उन्होंने क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पहले देखते हैं। A की ये परपेंडिकुलर है हमारे पास में BC के लिए, मींस परपेंडिकुलर, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, और AD इज पैरेलल टू BC, ये AD इज पैरेलल टू BC, ये भी दिया है, ये AD लाइन ये BC को पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, सभी जगह जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ABC है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले तो ये समझ लेते कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है। अगर ये हमने लिया ABC, ये ट्रायंगल लिया, इतना ट्रायंगल, तो इतना अगर ट्रायंगल लेते हैं हम जिसका नाम है A, B और ये C,
हमारा हाइट और ये BC बनता है हमारा बेस। तो हम इसको लिखेंगे BC इंटू AP। ये वैल्यू हमको यहाँ मिलती है, जो बेस और हाइट होती है। ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ। अब BCD लेते, BCD, ये जो BCD लेते हैं ऐसा, इस तरह से डायग्राम बनती है हमारी, इस तरह से। तो ये BCD अगर हमने लिए, ये B और ये C और ये D, तो BCD के लिए बेस बनेगा BC, इसके लिए बेस क्या बनेगा BC, और इसके लिए भी हाइट बनेगी AP, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पैरेलल लाइंस के बीच में। तो कभी भी परपेंडिकुलर लाइंस जो रहेगी, पैरेलल लाइन, उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री वाला ही रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा, हर ट्रायंगल के लिए ये हाइट सेम रहेगी। तो जब हम ये आंसर आते हैं, इसका बेस हुआ ये BC और ये हाइट AP हुआ, इसका भी बेस BC हुआ और इसकी जो हाइट हुआ ये हम AP जैसा ले लेंगे इस जगह पर। तो मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ हम ऐसा दिखा सकते हैं, ये AP यानी ये हाइट हो गया, P समझ लेते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो ये आंसर बना 1/1। तो इसको लिखा जाएगा 1:1। 5 में हमारे पास में ये डायग्राम है और क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन ऑलरेडी क्या दिया है, तो पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास में दिया है PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके, ये दिया है। दूसरा दिया है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी लिख लिया हमने। और देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, हमें ट्रायंगल के रेशियोज निकालना है। नंबर 1 हमें दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों ने दिया है PQB, और उसके अपॉन में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल उन्होंने दिया है PBC। ये पहला आंसर निकालना है। दूसरा आंसर हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है हमको PBC, और उसके साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको लेना है ABC, ये। और अच्छे से सॉल्व करेंगे, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। तीसरा मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख के रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक साथ सॉल्व करूंगा, इसीलिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने लिखा ABC, और इसके अपॉन में लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, क्योंकि फिर बाद में हमको इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो ये 4, इसके साथ में यहाँ लिखता हूँ मैं 4th नंबर। ये दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और ये दिया है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दिया है लास्ट में PQC। और नाम अच्छे से देख लेना क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले जो PQB है, तो पहले देखो PQB कौन सा है, तो ये PQB, मैं ये ट्रायंगल को यहाँ निकालता हूँ बाहर। ये दिया है हमारे पास में PQB, ये P है, ये Q है, ये B है, यहाँ 90 डिग्री है, इस तरह से। तो इसका बेस बनेगा BQ और इसकी हाइट बनेगी PQ, ये हाइट बनेगी इसकी PQ। और PBC के लिए PBC, देखो PBC, ये ट्रायंगल पूरा, अगर ये ट्रायंगल मैं साइड में लूं तो जगह मैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करता हूँ और इस तरह से लिखता हूँ, ये हो जाएगा PBC। तो इसके लिए यहाँ पर ये हाइट है, तो इसका बेस हो जाएगा यहाँ पर BC, यहाँ बेस हो गया BC, और हाइट हो गई PQ, ये हो गई हाइट। तो जब ये बेस और हाइट लिख लिया हमने, ये ट्रायंगल इसका है और ये ट्रायंगल उसका है, तो ये PQ कैंसिल हो रहा है, तो इसका आंसर मिलता है सिर्फ BQ अपॉन BC। अगर हमको समझ में नहीं आया तो ट्रायंगल अलग अलग करना, और क्योंकि इतना बड़ा ट्रायंगल देख के कंफ्यूज हो जाते बच्चे, तो ये ट्रायंगल अलग निकाले हमने और ये ट्रायंगल हमने अलग निकाले, तो हमको कंफ्यूज नहीं होता है समझने के लिए। तो फिर ये आंसर मिलता है BQ अपॉन BC, ये पहला हमको आंसर मिला। ओके, सेकेंड, जब हमने इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC लिया, PBC लेना है, PBC ये ऑलरेडी हमारे पास में है, तो इसका बेस बनता है हमारे पास में BC और हाइट बनता है हमारा PQ, ये हमने पहले लिख लिया इसके अपॉन में। अब ABC है, ABC मींस ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, तो बड़े ट्रायंगल के लिए बेस बनता है BC, ये बनता है बेस BC, और हाइट बनती है इसकी AD, ये हो गई इसकी हाइट AD। BC कैंसिल हुआ, हमें आंसर मिलता है PQ अपॉन AD, ये हो गया हमारा इस सेकेंड नंबर का आंसर, PQ अपॉन AD। अब थर्ड आ रहा है ABC मींस बड़ा ट्रायंगल, ये पूरा, तो बड़े ट्रायंगल के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगी हमारी AD, और उसके साथ में दिया ADC। अब ये ADC इतना हाफ ट्रायंगल है, ये साइड में लेकर दिखाता हूं मैं इस तरह से, इस तरह से ये ट्रायंगल है जहां A है, ये D है और ये C है, यहाँ 90 डिग्री है। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो बेस बनेगा DC, सॉरी DC लिखना है, और हाइट बनेगा AD,
इसकी हाइट भी एडी मिलेगी, तो ये एडी और ये एडी कैंसिल होगा, इसका आंसर मिलेगा बीसी अपॉन डीसी। बराबर ध्यान में रखना, ट्राइंगल्स अलग अलग करके हम इसको सॉल्व करना। ये डीसी अपॉन डीसी आंसर मिलेगा, और लास्ट एडीसी, ये एडीसी है, तो बेस मिलेगा डीसी और हाइट मिलेगी एडी, ये लिखा हमने एडी। उसके साथ पीक्यूसी, पीक्यूसी ये पी है, ये क्यू है, ये सी है, ये भी ट्राइंगल अलग लेते समझने के लिए। तो अगर हमको पीक्यू से ट्राइंगल लेना है तो ये पीक्यूसी ट्राइंगल है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है और यहाँ सी नाम है, ये 90 डिग्री है, तो इसके लिए बेस बनेगा क्यूसी और इसकी हाइट बनेगी पीक्यू। और इसमें अगर कोई कैंसिल नहीं होता है तो यही हमारा आंसर बनेगा डीसी इंटू एडी, और यहाँ मिलेगा क्यूसी इंटू पीक्यू। तो ध्यान में रखना, बराबर आंसर। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ये ध्यान में रखना, ये क्योंकि एग्जाम में आता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पेपर में आ चुका है। थ्योरम क्या बोलता है और थ्योरम का सेंटेंस क्या है, पहले ये समझ लो थ्योरम का सेंटेंस क्या है, तभी उसका मीनिंग समझेंगे। इफ के बाद से जो सेंटेंस आता है वो गिवन रहता है, और देन के बाद जो आता है वो रहेगा प्रूफ के लिए। तो if a line parallel to the side of a triangle intersect remaining sides in two distinct point, और बाद में आता है then the line divide the sides in the same proportion। फिर से देखो, if के बाद जो आता है if a line parallel to the side of a triangle, अब जैसा ये एक ट्राइंगल है, हम अभी इसको समझते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के एक साइड को एक लाइन पैरेलल है, ऐसी एक लाइन पैरेलल है, और उन्होंने क्या बोला है कि पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये जो दो पॉइंट है यहाँ इंटरसेक्ट होती है ये लाइन, इसलिए इसको नाम देते हैं पीक्यू, और ये ट्रायंगल लेते हैं हम एबीसी, जो हमारा फेवरेट नाम होता है एबीसी। सभी टीचर्स यही नाम यूज करते हैं, इसलिए हम लोग भी वही नाम यूज करते हैं, ये दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, यहाँ तक ये हो गया गिवन, और ये जो लाइन है, जैसा इस लाइन को मैंने एल भी बोल दिया, तो ये लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, ये दिया। उसके साथ में उन्होंने क्या बोला है, देन द लाइन डिवाइड्स इन सेम प्रोपोर्शन। ये लाइन जो है इस साइड को और इस साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दी। प्रोपोर्शन मींस क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीबी, ये समझ लो, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमारा हो गया प्रूफ। अब इसको हम लिखते हैं गिवन। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है कि ट्रायंगल एबीसी जो है, हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझ रहे हैं, ये भी ये दिया है, और यहां लिखे लाइन एल, ये पैरेलल दिया है साइड बीसी के लिए, ये हमने यहां किए। उसके बाद में उन्होंने ये बोला है कि ये अगर पैरेलल है और ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं पी क्यू पर, तो पॉइंट पी एंड क्यू आर ऑन द साइड AB एंड AC। अगर ये नहीं भी लिखा तो भी चलता, पर मैं लिख रहा हूं कि पॉइंट PQ जो है, ये PQ जो है AB पर है और Q जो है AC पर है, ऐसा मैंने लिख दिया क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए। अब इसके साथ में हम लिखेंगे पहले प्रूफ। प्रूफ क्या है हमारे पास में, ये है जो हमको प्रूफ करना है, AP है, PB और फिर बाद में AQ है, उसके ऊपर में QC, ये हमको प्रूफ करना है। और इसमें कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं, वैसा कभी कभी थ्योरम में लिखते नहीं है, ज्वाइन। हम क्योंकि अभी हमको ये पता है तो हम क्या करते, पीसी को ज्वाइन कर देते और क्यूबी को ज्वाइन कर देते, जिससे हमको आंसर निकालने के लिए इजी हो। तो ज्वाइन करेंगे पीसी एंड क्यूबी, ये भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद में अब लिखेंगे प्रूफ, सॉरी ये टू प्रूफ है, जो हमने लिखा वो टू प्रूफ है, और अभी हम प्रूफ लिख रहे हैं, किस तरह से प्रूफ करेंगे करके इसको। तो यहां पर ये समझने के लिए जो ट्राइंगल का गिवन होता है ये पहले लिख देना, ट्राइंगल एबीसी, और जो लाइन एल है तो लाइन के लिए लिखता हूं, साइड में लिखता हूं साइड बीसी, साइड बीसी पीक्यू इज पैरेलल टू साइड पीसी, ये हमने लिख दिया इस ट्राइंगल से। उसके बाद में अब सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर ये दो ट्राइंगल है, जैसा इस ट्राइंगल में मैं थोड़ा सा ऐसा ये करता हूं, तो ये लाइन है, ये यहाँ पर क्यू पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया और ये हो गया बी पॉइंट। मैंने ये ट्राइंगल को थोड़ा सा इस तरह से मोड़ दिया, क्यू है और ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर एक नाम है पी करके। अब देखो ये दो ट्राइंगल का अगर रेशियो निकालना है, जैसा ये ट्राइंगल है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने लिया ए पी बी, सॉरी ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने लिया ए पी क्यू,
ए पी क्यू, ये ए पी क्यू, और साथ में लिया मैंने क्यू बी पी बी, इसका रेशो लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने लिया क्यू पी बी। तो इसके लिए जो बेस रहेगा वो लिखा जाएगा एपी, और इसके लिए जो बेस रहेगा ये लिखा जाएगा पीबी, क्योंकि इसके लिए हाइट सेम है, दोनों के लिए जो हाइट है वो सेम रहेगी, हाइट्स आर सेम। ये हम लिख देंगे यहाँ पर ये, और इसको बोलेंगे हम नंबर 1, क्योंकि हमारा पहला आंसर हुआ, ये बनेगा एपी, बराबर लिखना एपी और ये पीबी। अब इसी तरह से अगर ये ट्राइंगल इस तरह से इधर झुकाया तो ये हमको ट्राइंगल मिले दो, हम बाकी नहीं देखेंगे। अब इसी ट्राइंगल से हमने ट्राइंगल को अगर उस तरफ थोड़ा सा झुकाया तो ये आंसर हमको ये पी पॉइंट उधर आ जाएगा, तो हमारा जो डायग्राम मिलेगा ये सी मिलेगा, ये क्यू आएगा। इमेजिन करना है ऐसा इस तरह से, तभी हमको आंसर समझने के लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पर आएगा पी नाम, तो ये इस तरह से झुकेगा तो ये आए, तो यहाँ पर हम यहाँ लेंगे इस तरह से, तो ये जो ट्राइंगल आएगा पहला, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, फिर से ए पी क्यू, ये नाम आएगा ए पी क्यू, और दूसरा जो नाम आएगा उसके अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये नाम आ जाएगा, ये लिखे हमने पी क्यू सी, यहाँ आ जाएगा पी क्यू सी, और इसका आंसर मिलेगा बेस, जैसा ये ए क्यू आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू, और इसके अपॉन में आ जाएगा क्यू सी। फिर से इसके लिए रीजन एक ही रहेगा, ये भी नंबर 2, और इसके लिए हाइट्स आर सेम या इक्वल, ये दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट सेम रहेगी। ये हमारा नंबर 1 और ये नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद में एक चीज समझना, हमने दोनों ट्राइंगल अलग अलग निकाले, जब भी अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें पैरेलल लाइन थी, जैसा ये ट्राइंगल है, जैसा ये पी क्यू है, और उसके बाद में ये एक लाइन है यहाँ पर बीसी दिया हुआ है, तो जैसा ये एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला, तो इसकी हाइट ओके, और इस ट्राइंगल की अगर हम हाइट लेते हैं जैसे ये ट्राइंगल की, इसकी हाइट सेम रहेगी, और बेस दोनों को आ जाएगा बीसी। अगर हमने इसको साइड से अलग निकाले तो ये ट्राइंगल कौन सा बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है पीबीसी, पीबीसी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है यहां से क्यूबीसी, क्यूबीसी। ये ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो ये जो है पीबीसी और ये जो ट्राइंगल आने वाले हमारे, ये दोनों ट्राइंगल क्यूपीबी, ये ट्राइंगल हमने यहां लिया क्यूपीबी, क्यूपीबी ये ट्राइंगल लेते हैं हम, क्योंकि हमको ये ध्यान में रखना है कि हम क्या ले रहे, क्यूपीबी, ये ट्राइंगल पहला वाला। तो ये ट्राइंगल अगर हम यहां से लेते हैं ये ट्राइंगल, उसी तरह से ये ट्राइंगल अगर हम यहां से लेते हैं सी पी क्यू, देखो यहाँ नाम है सी क्यू पी, तो ये हो जाएगा सी क्यू पी, ये ट्राइंगल। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं हम, ये दोनों ट्राइंगल जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, देखो इस तरह से डार्क कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों ट्राइंगल में देखेंगे तो ये बेस बनेगा पी क्यू, और ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसीलिए इसकी हाइट रहेगी सेम। तो यहां लिखेंगे आर कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट, इक्वल हाइट, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल QPB is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल QBC, क्योंकि ये दोनों सेम रहेंगे, और इसको हम नंबर दे देंगे 3 नंबर का पॉइंट। अब देखो हमने पहला नंबर पॉइंट किया APQ और QPB, इसका AP अपॉन PB बनाया, दूसरा हमने लिया APQ और अपॉन बनाया PQC, AQ अपॉन QC बनाया। ये नंबर 1 और नंबर 2 में ये जो न्यूमरेटर ये सेम ही है, दोनों ट्राइंगल सेम है। ये जो QPB है और ये PQC है, ये QPB और PQC ये दोनों भी सेम है। इसका रीजन अभी हमने लिखे कॉमन बेस और इक्वल हाइट करके। तो देखो QPB ये हो गया QPB, और दूसरा नाम है CQP, यहाँ पे CQP लेना था, सॉरी CQP, ये नाम मैंने लेना था CQP, नाम बराबर लेना CQP, CQP, ये वाला ट्रायंगल शेडेड बराबर दिखाया, लिखते समय मैंने गलत लिख रहा था मैं, तो यहाँ आ जाएगा CQP, ये दोनों सेम है। फ्रॉम 1 2 एंड 3, अगर ये सेम है, ये रेशो ये आंसर है, ये रेशो ये आंसर है, और ये जो डिनोमिनेटर का ये ट्रायंगल सेम है, तो इस दोनों की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखेंगे APQ अपॉन, ये हमें ट्रायंगल का सिंबल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारे पास में QPB, और ये इक्वल बनेगा इसके साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मिलेगा APQ, और यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
PQC, अगर ये इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल हो गए, इसका मतलब इनके रेशो जो है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू बनेगा AQ अपॉन QC। तो यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, हमको यही प्रूफ करना था, इसीलिए हमने इस तरह से लिखा। सिंपल चीज है, फिर से समझ लो, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं मैं। पहला ये ट्रायंगल लिए, उसके साथ में ये ट्रायंगल लिए, इस तरफ से झुका के हमने इसको समझ लिए। दूसरा इस ट्रायंगल को इस तरफ झुका है तो यही ट्रायंगल आएगा और ये ट्रायंगल आएगा। और जब ये दोनों ट्रायंगल की बात चल रही है, ये ट्रायंगल BPQ और CQP, ये ट्रायंगल, तो ये दोनों इक्वल निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका बेस में PQ है और इसकी हाइट रहेंगी इक्वल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। इसकी वजह से फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमने ये रेशो इसको इक्वल लिखा, उसी तरह से ये रेशो इसको इक्वल आएगा। ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा, जिसको बोलते हैं BPT, BPT शॉर्टकट में लिखते हैं। अब ये ट्रायंगल क्या था, किसी ट्रायंगल में अगर पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल ऑलरेडी पता है हमको, PQ ये BC से पैरेलल है, पता है कि PQ ये पैरेलल है BC को, ऑलरेडी पता है, तब हम लिखते थे AP अपॉन PB और इक्वल टू आ जाएगा AQ अपॉन QC। ये हमको पता था इस तरह से, ये पहले पैरेलल लिखा गया, बाद में ये लगाया BPT। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स ऐसा होता है, कन्वर्स ऑफ BPT क्या होता है कि ये समझ लो पहले, अगर कोई ट्रायंगल है और ये लाइन है, उनमें नाम ऐसा दिया हुआ है और ये दिया है, पर पहले आता है रेशो कि ये AP का रेशो ये PB के साथ में ये इक्वल बना, AQ का रेशो QC के साथ में इक्वल बना, और बाद में हम लिख रहे हैं कि PQ ये जो है BC को पैरेलल है। देखो यहाँ पे पैरेलल पहले आएगा और रेशो बाद में आएगा, और यहाँ पर रेशो पहले आया और पैरेलल बाद में आया। इसके लिए रीजन लिखेंगे हम कन्वर्स ऑफ BPT। इस बात को ध्यान में रखना, ये प्रूफ के लिए कम आएगा, और हमको ये पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये हमेशा ध्यान में रखना कभी भी कि लाइन पैरेलल है या नहीं, ये प्रूफ करना है तो पहले हम रेशो चेक करेंगे, ये रेशो इससे सेम हुआ और बाद में हम पैरेलल लाइन लिखते हैं तो हम लगाएंगे कन्वर्स ऑफ BPT। उसी तरह एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है तो ये भी समझ लो, क्योंकि अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसीलिए हम इसको पहले समझ रहे हैं। तो जैसा ये ट्रायंगल है और ये है नाम, यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, इसको नाम दिया मैंने ABC और यहाँ नाम दे दिया मैंने D, समझते हैं। तो जब ये बाइसेक्ट यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर बाइसेक्ट हो रहा है, ये कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कोई भी एंगल पर बाइसेक्ट होता है, पर यहाँ बाइसेक्ट हो रहा है तो ये एंगल को कवर करना एक तरफ AB और BC, एक तरफ लिखना AB अपॉन BC, और दूसरे तरफ आ जाएगा ये लाइन AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। अगर ऐसा रेशो लिखते हैं हम, जब भी ये AB लिखा उसके साथ में BC लिखा, ये एंगल कवर करना, फिर से समझ लो ये एंगल कवर करना बहुत जरूरी है। उसके साथ अपोजिट साइड में आएगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, ये आएगा AD अपॉन आ जाएगा DC, ये DC आ जाएगा। जब हम ऐसा लिखेंगे तो रीजन लगा देंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और एक लास्ट पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, अगर तीन लाइन पैरेलल है तो जब भी हमको दिया है ये L, ये M और ये N पैरेलल है, तो या A, B, C, D और ये EF, ऐसे तीन लाइन पैरेलल आते हैं तो हम इसको लिखते हैं AD, सॉरी AC अपॉन CE, AC अपॉन CE अगर लिखते हैं तो इधर से आ जाएगा BD अपॉन आ जाएगा DF, और इसके लिए रेशियो लिखेंगे यानी रीजन लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ये हम इसका रीजन लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये जरूरी है समझना। प्रैक्टिस सेट 1.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर्स रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR। अब इसमें तीन प्रॉब्लम है, तीनों प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला डायग्राम जो है, हम पहले चेक करते हैं कि वो कैसा है। डायग्राम लिख कर बनाता हूं मैं और फिर बाद में मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं कि कौन सी डायग्राम इसमें रे बनेगी बाइसेक्टर या नहीं बनेगी।
तो उसको समझने के लिए पहले हम पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, वैल्यूज लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं और तीनों प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करेंगे जिससे तुमको समझ जाएगा कि कैसा करेंगे करके हम। ये m नाम है यहाँ पर, ये दिया है 1.5 और यहाँ दिया है हमारे पास में 7 और ये 3। अब जैसा ये पहला, अगर हमको पीएम रेट पता करना है तो ये एंगल हमको कवर करना पड़ेगा क्योंकि बाइसेक्टर यहाँ पर है। तो क्यूपी और पी आर ये रेशियो निकालेंगे, क्यूपी और पी आर। हमेशा ध्यान में रखना, जहां एंगल दिखता है जिसको कवर किया हुआ है और जो रे हमको पता करना है बाइसेक्टर है क्या, तो ये जो रेशियो है ये ही पता करना पड़ेगा। ये रेशियो और ये रेशियो सेम आता है क्या? अगर ये 7/3 है, इसको नंबर 1 दे देंगे। इसी तरह से सेकंड लेंगे क्यू एम अपॉन एम आर। और एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी अगर हमने ये पॉइंट से लिखना शुरू किया है और यहां से पहले हम क्यूपी लिखे और क्यूपीआर लिखे बाद में, देखो क्यूपी और पीआर लिखा, तो ऐसा मत करना कि पी से लिखना पीएम और एमक्यू। अगर क्यू से लिखा है तो क्यू से ही नेक्स्ट शुरू करना, क्यू एम और एम आर लिखना इस तरह से। तो ये हो जाएगा 3.5 और ये यहाँ नाम आंसर मिलेगा 1.5। तो ये अगर हम लिखते हैं पॉइंट निकाल देते हैं 35 और ये हो जाएगा 15। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 5 3 जा, और ये भी आंसर मिला 7/3। तो यहाँ मिला नंबर 2। और फ्रॉम 1 and 2 ये रेशियो सेम आ गए। इसका मतलब ये होता है कि बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लिख सकते हैं कि ये रेशियो क्यूपी, ये पीआर का ये जो रेशियो है, ये क्यूएम और ये रेशियो एमआर के साथ में मैच करता है। तो यहां लिखेंगे हम देयरफॉर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ये हम यहां लिख सकते हैं इस तरह से। और ये थ्योरम का नाम यहां लिखो या बाय यहां लिखो, इसके बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लगा रहे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये जरूरी है कि हमने ये पहले प्रूफ कर दिया। यहां लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2। हमने 1 और 2 से ये लिखा कि ये रेशियो इससे इक्वल हुआ, उसके बाद लिखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलता है कि पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। अब सेकंड डायग्राम, सेकंड डायग्राम में क्या है हमारे पास में, हमें डायग्राम दी हुई इस तरह से, ये डायग्राम दी हुई है। यहाँ नाम दिया है आर, ये पी नाम है, और यहाँ नाम दिया है हमको क्यू, एक ही नाम रहेगा। इसके साथ में ये पी एम नाम दिया है। अब वैल्यूज देखते हैं कहां पर है। ये 7 है, ये 6 है, और यहाँ दिया है 10 और ये 8। फिर से एक बार समझ लो, अगर हमने इस पॉइंट से नाम लिखना शुरू किया और ये एंगल कवर करना है हमको, ये एंगल, तो हम पहले लिखेंगे आर पी, तो उसके अपॉन में आ जाएगा पी क्यू। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना, अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे तो आर से, तो ये हो जाएगा आर पी और पी क्यू, ये हो जाएगा 7/10 और ये वैल्यू कर देंगे इसको नंबर 1, क्योंकि डिवाइड नहीं होता है। फिर हम लेंगे इसी के जगह से स्टार्ट करेंगे आर एम, ये हो जाएगा आर एन, इसके अपॉन में हो जाएगा एम क्यू, ये हो जाएगा एम क्यू इक्वल टू हो जाएगा 6/8। ये डिवाइड होता है 2 से, 2 3 जा 2 4 जा, ये बना 3/4, ये नंबर 2। और ये रेशियो इसके साथ सेम नहीं आया, फ्रॉम 1 and 2 हम ऐसा लिखेंगे कि ये रेशियो जो है आर पी और पी क्यू जो रेशियो बना, ये इक्वल टू नहीं है आर एम एंड एम क्यू, तो ये बाइसेक्टर नहीं बना। इट इज नॉट अ बाइसेक्टर। रे पीएम इज नॉट बाइसेक्टर, नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ये बाइसेक्टर नहीं है। अगर ये रेशियो सेम होता तो ये बाइसेक्टर बनता था, नहीं बना। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में डायग्राम जो दी हुई है, इसको अब समझ लो, इस तरह से दिया हुआ है नाम, हमको अलग अलग पोजीशन से उन्होंने बाइसेक्ट करके दिखाया है। ये नाम है पी, यहाँ दिया है क्यू, यहाँ दिया है हमको आर, और ये हमने यहाँ पर लिया एम, इस तरह से दिया। उसके बाद में उन्होंने बोला 3.6 और 4 है, ये 3.6 है, ये 4 है, साथ में उन्होंने 9 और 10 दिया, 9 और 10 दिया। अब फिर से देखो, अगर इस पी को हमको बाइसेक्ट करके दिखाना है या शो करना है, तो जहां हम इसको कवर करना है तो क्यू से कवर करेंगे, तो ये क्यूपी, ये हो गया क्यूपी, और उसके साथ में आ जाएगा पी आर, तो अपॉन में आ जाएगा पी आर। ये वैल्यू एक बार लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10, इसको नंबर 1 लिखेंगे। हमने पहले एंगल कवर किया। अब अगर हमने क्यू से स्टार्ट किया तो क्यू से ही नीचे आना, आर से मत जाना ऊपर। तो ये क्यू से अगर नीचे आते हैं तो क्यू एम बनेगा और उसके ऊपर में आ जाएगा एम आर।
तो ये मिलेगा हमको 3.6 और इसके अपॉन में मिलेगा 4। और अगर हम पॉइंट कैंसिल करते हैं तो ये 36 बनेगा, ये 40 बनेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 9 4 10, 9/10 इसको नंबर 2 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यूज है जैसा QP है, ये वैल्यू आया PR, ये इक्वल बना किससे, QM, और ये MR से। इसका मतलब ये हुआ कि बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं कि रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। यहां पर पहले क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसमें अभी हमें ट्रायंगल दिया है PQR, और ये ट्रायंगल हमें देने के बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि PQR ट्रायंगल में हमें दिया है RQ, यहाँ नाम R दिया है, यहाँ नाम दिया Q, और ये यहाँ नाम दिया है N, और ये दिया है M। अब उन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर में, इन ट्रायंगल, पहले गिवन जो है वो देख लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR इस तरह से दिया है, और PM की वैल्यू जो है ये 15 है, और उन्होंने दिया है PQ की वैल्यू है 25, और साथ में वैल्यू दिया है PR, ये दिया है 20, और NR ये दिया है हमको 8, इस तरह से वैल्यू दिया है। और उन्होंने पूछा है वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, ये जो लाइन है ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है क्या, ये चेक करना है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि PN अपॉन NR का जो रेशो है ये क्या बनता है, PN और NR का रेशो क्या बनता है। तो PN की वैल्यू देखो, अब इन्होंने वैल्यूज कौन सी दी ये पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। PM की वैल्यू 15, NM मींस ये PM की वैल्यू है 15, ओके। PQ की वैल्यू है टोटल 25, मींस ये टोटल वैल्यू दिया है 25, ये वैल्यू हमको यहाँ दिया है 25। तो जब ये 25 है ये 15 है, तो ये समझ जाता है 10 होंगी करके, पर उसको निकालेंगे आंसर। PR ये टोटल वैल्यू हमको दी हुई है उन्होंने 20, और ये NR ये वैल्यू हमको 8 दिया है, तो ये वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा PN की। अब पहले पता करेंगे NQ कितना निकलता है। तो PM प्लस MQ इज इक्वल टू बनेगा PQ, ये हम पहले लिखेंगे। PM की वैल्यू है 15, MQ हमको पता नहीं है, और ये टोटल वैल्यू है 25, तो MQ की वैल्यू आती है 25 माइनस 15, तो ये MQ मिलेगा हमको 10। इस तरह से ये MQ का आंसर बना देंगे हम। उसी के साथ में हम बनाएंगे PN, और ये प्लस करेंगे NR, और ये बनेगा PR, इस तरह से वैल्यू बनेगा। PN की वैल्यू पता नहीं है, और NR की वैल्यू पता है 8, और ये मिलेगा 20 वैल्यू PR की। तो PN की वैल्यू हमको मिलती है 20 माइनस 8, मींस ये PN की वैल्यू मिलती है हमको 12। इस तरह से ये सेकंड वैल्यू मिली। अब हम रेशो पता करेंगे कि ये रेशो क्या है, PN अपॉन NR, PN अपॉन NR ये रेशो मैच करता है क्या। तो PN की वैल्यू अभी निकाले 12, और इसके अपॉन में आ जाएगा NR की वैल्यू 8, मींस 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 का 4 2 का, तो ये बनेगा 3/2, इसको नंबर 1 लिखेंगे नाम। उसी तरह से उधर PM उस साइड लेंगे PM का और MQ का। तो PM की वैल्यू हमने हमारे पास पहले से है 50 आंसर, तो ये 5 से डिवाइड होता है, 5 3 जा 5 2 जा, तो ये भी आंसर बनता है 3/2। दोनों आंसर सेम आ गए। इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन NQ, ये रेशो सेम हुआ, और ये रेशो सेम हुआ तो कन्वर्स ऑफ BPT, यहां लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स इसलिए क्योंकि पहले रेशो सेम आया, बाद में पैरेलल लिखना है, तो लिखेंगे NM लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ या QR, ये हमने लिखा। पर यहाँ कन्वर्स इसलिए लिखा क्योंकि पहले रेशो लिखा, बाद में पैरेलल लिखा, और अगर पैरेलल पहले लिखते और रेशो बाद में लिखते तो सिर्फ BPT लिखते। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस तरह से एक डायग्राम दिया है, और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, MNP ट्रायंगल दिया, उन्होंने इस तरह से लिखा है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में लिखा है NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल उन्होंने बोला है N, मींस ये जो है QNQ ये लाइन जो है बाइसेक्टर है, ऑलरेडी बाइसेक्टर है, शो नहीं कर रहा है, बाइसेक्टर है हमारे पास में। और साथ में वैल्यू दिया है हमको, उन्होंने MN की वैल्यू दिया है 5, ये वैल्यू है। उसके बाद में दिया है हमको PN की वैल्यू है 7, ये भी ठीक है। उसके बाद में दिया है MQ की वैल्यू 2.5,
ये दिया है 2.5 और हमको पूछा होगा क्यूपी की वैल्यू निकल रही है पीक्यू की, तो ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो उसके साथ में जब ये बताए तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अब सिंपल है, हमको पता है कि बाइसेक्टर है ऑलरेडी, तो हम लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लिखेंगे देखो, अगर ये एम से स्टार्ट करेंगे तो एम एन अपॉन एमपी ये लेंगे, या एम क्यू अपॉन क्यूपी ये लेंगे। तो पहले हम लेते हैं एम क्यू अपॉन क्यूपी, एम क्यू अपॉन क्यूपी इज इक्वल टू, यहां से ये लिया फिर ये लिया, इज इक्वल टू पहले लेंगे एम एन और ये आ जाएगा एनपी, एम एन अपॉन एनपी। अब वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर निकालेंगे। एम क्यू का वैल्यू है 2.5, इसका क्यूपी निकालना है हमको आंसर, तो ये बनेगा हमको एम एन की वैल्यू दिया है 5 और ये दिया है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू क्यूपी इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 2.5 और क्यूपी की वैल्यू निकालना है 7 इंटू 2.5 करेंगे, उसके अपॉन में करेंगे 5। अगर ये पॉइंट कैंसिल करते हैं तो नीचे जीरो बढ़ता है, तो हम लिखेंगे क्यूपी इक्वल टू 7 इंटू 25 अपॉन कर देंगे 50, 1 और ये 2 से डिवाइड हो गया, 25 1 का 25, 25 2 का 50 और 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3.5 आंसर। तो क्यूपी का आंसर हमको मिलता है 3.5। अच्छे से देख लेना ये प्रॉब्लम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 4, हमें इस तरह से डायग्राम दी हुई है और साथ में उन्होंने बोला मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन, यानी ये दो एंगल की मेजरमेंट दिया है, साथ में उन्होंने प्रूफ करने बोला हमको। तो गिवन में दिया है, पहले हम गिवन लिखते हैं, इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड एबीसी, ये दो ट्रायंगल की बात चल रही है, इसमें बोला है कि एंगल एपीक्यू और ये इक्वल है एंगल एबीसी और ये डिग्री दिया है 60 डिग्री। और प्रूफ, टू प्रूफ बोला है हमको। अब ये टू प्रूफ क्या बोला है ये समझना जरूरी है। ये दिया है हमको एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू दिया है ए क्यू अपॉन क्यूसी। तो इसके पहले हम कैसा प्रूफ करेंगे, तो जो गिवन है हमको प्रूफ लिखते समय हम हमेशा यही लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, पहले गिवन लिख देंगे हम एपीक्यू एंड एबीसी, हम ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास में क्या क्या दिया है, एंगल ये दिया है एपीक्यू, एपीक्यू और ये वैल्यू इक्वल है एंगल पीबीसी को, सॉरी एबीसी को भी लिख सकते हैं, पीबीसी को भी लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं एबीसी को, ये लिखते हैं 60 डिग्री और ये गिवन है हमारे पास में। इसके वजह से क्या होता है कि हमने एक करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था, जब भी किसी पैरेलल लाइन में अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये एंगल अगर सेम निकलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल अगर सेम है तो ये बोल सकते हैं कि ये लाइन हमारी पैरेलल है। तो जब ये एंगल सेम है तो हम लिखेंगे साइड PQ ये पैरेलल होती है साइड BC को, तो इसके लिए रीजन देंगे कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये सेम है और पैरेलल लिखना है इसलिए कन्वर्स लगा, और ये पैरेलल होता और एंगल लिखते तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल लिखते, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और जब हमको ये पता है कि PQ और BC पैरेलल है, इसके लिखते बाय BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम पूरा नाम लिखेंगे अच्छे से, तो ये हो जाएगा AP अपॉन PB, ये रेशो सेम आ जाएगा AQ अपॉन QC से, और यही हमको प्रूफ करना था, यहां लिखेंगे हेंस प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना था वो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक डायग्राम दिया है, इन्होंने बोला है कि इन ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है और इन्होंने ये नाम दिया ABCD, और ट्रेपेजियम में उन्होंने एक चीज और बोला है कि तीन साइड है पैरेलल है, जैसा ये AB है, ये PQ को पैरेलल है और ये पैरेलल है CD को, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस आ जाएगा, ये लग सकता है। तो और उन्होंने ये भी वैल्यू दिया है AP की वैल्यू 15 मींस ये वैल्यू है 15, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। और दूसरी उन्होंने वैल्यू दिया है PD की वैल्यू दिया है 12, PD की वैल्यू दिया है 12, तो ये आ गई वैल्यू 12। और उन्होंने फिर बाद में बोला QC ये दिया है 14, तो QC की वैल्यू दिया है 14। अब PQ निकालना होगा, क्वेश्चन में दिया है फाइंड PQ, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस जो हमने पढ़े थे अभी,
थोड़ी देर पहले। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या होता है, तो लिखना कैसा, एपी अपॉन पीडी, ये लिखेंगे एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू आ जाएगा बीक्यू अपॉन क्यूसी, सिंपल। और एपी की वैल्यू है 15 और इसके अपॉन में आ जाएगा 12 इक्वल टू आ जाएगा बीक्यू, क्योंकि ये तो फाइंड करना है, और क्यूसी की वैल्यू है 14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू बीक्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 इंटू 14, और बी क्यू की वैल्यू फाइंड करना है तो बी क्यू इक्वल टू मिलेगा 15 इंटू 14 और इसके अपॉन में आ जाएगा ये 12। अब ये इसमें डिवाइड देखते हैं किससे क्या होता है, तो जैसे ये 12 और 14 में भी होता है, 12 और 15 में भी होता है, तो हम 3 से करते, 3 4 जा 3 5 जा, इस तरह से करते, फिर करते 2 से, 2 2 जा और 2 7 जा। अब हमको क्या मिलता है आंसर, बी क्यू इक्वल टू मिलता है 5 इंटू 7 अपॉन 2। अब इसको पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि डिवाइड नहीं होता तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते 35 अपॉन 2 करते, तो ये BQ का आंसर हमको मिलता है फिर बाद में। अब इसको डिवाइड करने के बाद हमको यहाँ मिलता है आंसर, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, और रफ में करके देखना 17 और ये 0.5, तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर जो हमको इस क्वेश्चन के लिए निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक डायग्राम दिया और इस डायग्राम को यूज करके हमको फाइंड क्यूपी बोला है, तो यहाँ कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पर डायग्राम में एक चीज उन्होंने इंडिकेट किया है, ये दोनों एंगल सेम है, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन क्यूपी, और हमको क्यूपी फाइंड करना है। अब ये वैल्यू दी हुई है, MN की 25 है, इसके अपॉन में आ जाएगा 14 इक्वल टू आ जाएगा ये 14 अपॉन आ जाएगा क्यूपी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू क्यूपी इज इक्वल टू होगा 40 इंटू 14, इस तरह से ये बनेगा, और क्यूपी हमको फाइंड करना है, तो यहाँ मिलेगा आपको आंसर 40 इंटू 14 अपॉन ये आ जाएगा 25, तो 5 से डिवाइड करते, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, इस तरह से हमने इसको आंसर बनाया, तो ये क्यूपी इक्वल टू आपको आंसर मिलता है 8 इंटू 14 अपॉन 5। अब देखो ये डिवाइड नहीं होता है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब जैसे 14 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 32 का 2 करे 3, 8 1 8 एंड 3 11, ये बनता है 111 112 112 अपॉन 5, तो इसको डिवाइड करना है, और अगर हमारा आंसर कैलकुलेशन सही आएगा तो 112 को अगर 5 से डिवाइड करना है, 5 2 10 हो गया, ये 1 बचेगा, ये 2 आ गया, 5 2 10 हुआ, यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, ये 0 बढ़ गया, 5 4 20, तो हमारा आंसर मिलता है हमको 22.4, ये हमारा लास्ट आंसर जो हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 में ये डायग्राम दिया है इस तरह से, और यहाँ बोला है कि AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। देखो ये लाइन इसको पैरेलल है और इसको पैरेलल है, इन्होंने डायग्राम इस तरह से दिया है वर्टिकल, और हमको मींस हॉरिजॉन्टल दिया है। अगर ये डायग्राम इस तरह से होती तो ये तीनों लाइन पैरेलल इस तरह से दिखती हमको, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, इस तरह से पैरेलल दिखती, और उन्होंने इस तरह से शो किया। तो अब इसको जब आंसर लिखना है हमको, तो पहले ये ABCDE जो है ये पैरेलल दिया है, इसके साथ में हम इसका रेशियो लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ, या लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल लाइंस। ये प्रॉपर्टी क्या बनती है हमारी, तो देखो पहले हम लिख सकते हैं FD अपॉन DB, ये आ जाएगा FD अपॉन DB इज इक्वल टू मिलेगा EC अपॉन CA, EC अपॉन CA, और इसमें वैल्यू हमको निकालना है x की, तो ये FD की वैल्यू है 4, DB की वैल्यू है 8 और EC की वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है 12, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 12, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 12 अपॉन 8, इसको डिवाइड कर दे, 4 से इसको 2 और 2 से इसको कर दे 6, तो ये हमारा आंसर मिला हमको x की वैल्यू 6, और यही हमको सॉल्व करना था। ये तो निकालना ही था, साथ में इसमें एक और वैल्यू निकालना था AE की, और ये AE की वैल्यू मीन्स क्या होती है, A से लेकर E तक की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा AC प्लस CE, तो ये मिलेगा AC की वैल्यू 12 और C की वैल्यू हमने X की वैल्यू अभी बनाया 6, तो ये मिलेगा 18, ये हमारा अभी लास्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट 8 नंबर के क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया है, इन ट्रायंगल
एल एम एन उन्होंने वैल्यू दिया रे एम टी, ये जो है ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्स एंगल एम, ऐसा लिखा है उन्होंने। उसके बाद में बोला है एल एम की वैल्यू ये दिया है 6, एल एम ये 6 दिया है हमको वैल्यू एल एम की, और उसके साथ में दिया है हमको एम एन की वैल्यू, एम एन की वैल्यू दिया है 10, और बाद में दिया है टी एन की वैल्यू दिया है 8, ये क्वेश्चन में दिया है। और एल टी फाइंड करना होगा, सिंपल सी बात है, एल टी फाइंड करने बोला होगा। ओके, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि हमको पता है कि ये बाइसेक्ट होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसके बाद में अगर हम ये एल से स्टार्ट करते हैं तो ये होगा एल एम अपॉन हो जाएगा एम एन, तो एल एम अपॉन हो जाएगा एम एन, और इक्वल टू आ जाएगा एल टी अपॉन टी एन, क्योंकि ये लिखना वो जरूरी होता है, बराबर लिखते आना चाहिए करके। तो एल एन की वैल्यू है 6, एम एन की वैल्यू है 10, और ये एल टी तो फाइंड करना है, और ये 8 वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एल टी इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 8, तो ये एल टी हो जाएगा हमारा आंसर 6 इंटू 8 अपॉन 10। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 2 4 जा, अब ये जो एल टी है ये एल टी हमारा आंसर मिलता है 24 अपॉन 5। अब पहले तो 24 बन गया, उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 24 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रफ में करके देखना, 5 4 जा 20 हो गया, या 4 बचा, पॉइंट देंगे, ये 0 बढ़ेगा, 5 8 जा 40, तो हमारा आंसर बना एल टी का 4.8, ये हो गया लास्ट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन, एक डायग्राम हमको दिया है, और इस डायग्राम में हमें इन ट्रायंगल एबीसी हमको लिखा हुआ है कि ये जो बीडी है ये बीडी बाइसेक्ट करता है एंगल एबीसी को, तो सेगमेंट बीडी ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी ऐसा लिखा है, और कुछ वैल्यूज हमको एक डायग्राम में दी हुई है, ये वैल्यूज हम लिख लेते पहले कि ये एबी की वैल्यू है x, और बीसी की वैल्यू दिया है x+5, और साथ में दिया है एडी की वैल्यू दिया है x-2, और बीसी की वैल्यू दिया है x+2। तो देखो ये ध्यान में रखो कि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है, सबसे पहले तो ये मेजरमेंट देख लेना, हमने बराबर लिखे गया। अब देखो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हमको ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा तो हम गड़बड़ कर देंगे। तो पहले अगर ये बाइसेक्ट यहाँ पर होता है तो इस एंगल को कवर करना है, तो ए से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये ए से स्टार्ट करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, जैसे ये ए बी होता है यहाँ से बीसी लेंगे हम इसके अपॉन में, उसी तरह से उधर से ए से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एडी, और ये हो जाएगा डीसी, और अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट अप करना है, सॉल्व करना है। तो ये एबी की वैल्यू है x, और बीसी की वैल्यू है x+5, और यहाँ एडी की वैल्यू है x-2, और ये दिया है वैल्यू x+2 करके। ओके, ये वैल्यू दिया। अब इसको देखकर बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये x हो गया, x+2 हो गया, और यहाँ मिलेगा x+5, और यहाँ मिलेगा x-2। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल जो मैथमेटिकल रूल है वो ही सॉल्व करना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। x से x को मल्टीप्लाई होगा तो ये x² हो गया, x से 2 को मल्टीप्लाई हो गया तो 2x हो गया, ये तो सॉल्व हो गया। जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ब्रैकेट का पहला नंबर लिखना, फिर दूसरा ब्रैकेट लिखना, और फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर लिखना, और फिर से दूसरा ब्रैकेट लिख देना, इस तरह से, और उसको सॉल्व करना। ये मिलेगा x², ये मिलेगा 2x, यहाँ मिलेगा x², ये माइनस मिलेगा 2x, ये प्लस मिलेगा 5x, और ये हो जाएगा -10 करके। अब ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर, दोनों तरफ x² आए तो ये कैंसिल हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये अगर इधर हुआ माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ मिला 2x इक्वल टू मिला हमको -2x प्लस 5x -10, ये इस तरह से हमको नंबर मिला है। अब देखो ये 2x हम इधर ले सकते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये -10 इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिखते हैं 10 इधर, और ये -2x अपने जगह रहेगा, प्लस 5x हो जाएगा, और ये माइनस हो गया 2x करके, कंफ्यूज ना हो, ये 2x इधर आया हुआ है, तो यहाँ मिलेगा 10। अब यहाँ बड़ा नंबर है 5x, ये लिखेंगे -2 -4x हो गया, और ये 10 हो गया, 5x में से 4x चला गया तो ये x बचा, मीन्स हमको x की वैल्यू कितनी मिलती है 10, ये हो गया हमारा आंसर, तो हम x इक्वल टू 10 लिख देंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह से एक डायग्राम दिए और कुछ वैल्यूज दिए गिवन, तो पहले हम गिवन की वैल्यूज लिख लेते जो जो दी हुई है। अब ये ट्रायंगल में क्या दिया है, x इज एनी पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल,
उसके साथ में दिया है PQ इज पैरेलल टू DE। ये जो दिया है पहले PQ इज पैरेलल टू DE ये दिया हुआ है, उसके साथ में और एक पैरेलल दिया है QR इज पैरेलल टू दिया है उन्होंने EF ये दिया हुआ है, और उन्होंने अभी प्रूफ करने बोला है। टू प्रूफ ये दिया है PR इज पैरेलल टू, हमको प्रूफ करना है PR इज पैरेलल टू ये दिया है DF, ये ऐसा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास में गिवन है, तो जैसा जो PQ और DE पैरेलल है उसको पहले आइडेंटिफाई करो कि PQ कहां पे है और DE कहां पे है। तो ये है PQ और ये है DE, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, ये पूछा है। तो इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूं और इस तरह से बनाता हूं मैं, कि जिससे हमको ये समझने में जरूरी है। तो ये दिया है PQ और ये दिया हमको DE, इस तरह से पैरेलल दिया है और यहाँ पर ये एक्स पॉइंट है। अगर हमने इसको यूज किया इन ट्रायंगल XDE ये इस ट्रायंगल में हम यहां लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल टू DE और यहाँ पे BPD लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा XP, क्या हो जाएगा XP अपॉन हो जाएगा PD और ये इक्वल टू हो जाएगा XQ अपॉन मिलेगा हमको QE और इसको हम नंबर 1 बोलेंगे और इसके लिए रीजन देंगे BPT। ये हमने पहले इस पैरेलल लाइन से निकाला। उसी तरह अब निकालेंगे QR और EF, कहां पे देखेंगे, ये है QR और ये है EF। अब इस ट्रायंगल में अब फिर से इसको निकाल के दिखा दो मैं साइड से, ये X है, ये EF है और ये दिया उन्होंने QR, इस तरह से दिया हुआ है। ये ट्रायंगल हमने अलग निकाल के इस तरह से बनाया था। तो ये यहाँ पर इन ट्रायंगल XEF में ले रहे हैं हम ट्रायंगल का नाम लिए XEF। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उन्होंने दिया है QR, ये पैरेलल दिया है, तो जो पैरेलल है पहले लिखेंगे EF के साथ में, तो इसके साथ में हम लिखेंगे XQ, ये हो जाएगा हमारा QE के साथ में इक्वल टू हो जाएगा XR और ये हो जाएगा RF के साथ में, इसको नंबर 2 और इसके लिए भी BPT, ये हमने लिख लिया। देखो फिर से XP PD हो गया, XP PD हो गया, XQ QE हो गया, ये हो गया XQ QE हो गया और QXQ और Q यानी RF हो गया, ये हमने लिख लिया। अब अगर तुमने दोनों नंबर को देखा तो ये नंबर जो है और ये नंबर जो है दोनों तरफ आ चुका है, सेम है। इसका मतलब हमने अगर फ्रॉम 1 and 2 लिखा, ये तो सेम है, इसका मतलब हम लिखेंगे XP अपॉन PD, ये इक्वल बनेगा इसके साथ में XR अपॉन RF के साथ में, क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम लिखेंगे ये इक्वल टू ये। और जब ये रेशो है XP और PD देखो और XR और RF देखो कहां पर है, XP देखो, ये है XP, ये XP हुआ और यहां से PD हो जाएगा, मींस ये PD, ये लाइन हो गई और XR और RF हो गया, तो ये XR और ये RF हो गया। अगर आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, तो बाय कन्वर्स ऑफ, यहां लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हम लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है PR ये पैरेलल होती है DF को, हम लिखेंगे PR इज पैरेलल टू DF। 11 नंबर का क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC, अब लिखते लिखते मैं सॉल्व भी करते जाता हूँ धीरे धीरे, मिस आपको समझेगा। रे BD ये बाइसेक्ट करता है, और अगर ये बाइसेक्ट करता है BD एंगल B को, एंगल ABC को, तीन लाइन में तीन अल्फाबेट में उसका आंसर लिखे पहले। तो अगर ये BD बाइसेक्ट करता है, ये BD बाइसेक्ट करता है इसको, B को, इस एंगल को कवर करना है, तो हम यहां से लिखना शुरू करें। तो पहले लिखेंगे AB अपॉन BC, ये हो जाएगा AB अपॉन BC इक्वल टू लिखेंगे, A से स्टार्ट किया AB अपॉन BC, तो यहाँ आ जाएगा AD अपॉन DC, ये हो जाएगा AD अपॉन DC, इसको लिखेंगे नंबर 1 और यहाँ रीजन आएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ध्यान में रखना। वैसे ही उन्होंने बोला रे, फिर से एक चीज दिया CE, ये बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है एंगल, ये दिया है ACB को, ACB को बाइसेक्ट करता है। CE मींस ये CE जो है ये बाइसेक्ट करता है, फिर से यही से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा AC अपॉन CB, ये हो जाएगा AC अपॉन CB इज इक्वल टू, हम लिखेंगे A से स्टार्ट किया AE अपॉन EB, यहां हो जाएगा AE
और ये हो जाएगा ईबी, इसको नंबर बोलेंगे 2 और इसको भी रिजल्ट देंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्योंकि ये समझना जरूरी है। एंगल थ्योरम करके हमने दे दिया इसको, ये हो गया ईबी। ध्यान में बराबर रखना कि हमने ये पहले ये बाइसेक्ट किया, फिर ये बाइसेक्ट किया, हमने रेशो बना लिया। अब उन्होंने क्या बोला कि AB और AC जो है साइड AB और ये इक्वल है साइड AC को, मींस एक बात को समझ लो कि अगर ये साइड AB और AC सेम है, मींस ये AB और ये AC ये अगर सेम है दोनों, तो ये AB और ये AC सेम है। अगर नंबर 1 और ये नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ये AB और ये AC सेम है और डिनोमिनेटर BC BC है, तो ये साइड इससे पूरी इक्वल है, सेम है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, हम क्या लिखेंगे, ये दोनों साइड सेम है, तो यहां लिखेंगे AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इज इक्वल टू लिखेंगे AE अपॉन लिखेंगे EB, क्योंकि ये साइड इसके साथ सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड ये वाली इसके साथ सेम हो गई। और अगर AD अपॉन DC, अब ध्यान में लो, AD अपॉन DC अगर इक्वल होती है AE अपॉन EB को, AE अपॉन EB को, तो ये जो लाइन है ED ये पैरेलल होती है BC को, तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स क्यों लगाया, क्योंकि पहले रेशो आया फिर पैरेलल लिख रहे, तो हम लिखेंगे ईडी इज पैरेलल टू लिखेंगे बीसी, और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि उसका फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा मैथ्स को समझने की कोशिश कीजिए। मैथ्स इजी ही है, बट किसी के बोलने से मैथ्स हार्ड नहीं होगा। मैथ्स को अगर समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से तो मैथ्स इजी है।